नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। धर्मशाला मैक्लोडगंज में आप सभी का स्वागत है। अगर आप धर्मशाला या मैक्लोडगंज घूमने का प्लान बना रहे हैं और अपनी जर्नी को एक्साइटिंग, अमेजिंग बनाना चाहते हैं तो आज हम आपको धर्मशाला के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे। सबसे पहले हम आपको लेकर चलेंगे धर्मशाला की सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस की ओर। जैसे कि अभी आप हमारे पीछे भी देख पा रहे होंगे, ऐसी सभी जगह आपको दिखाएंगे। इसके बाद हम आपको जानकारी देंगे कि आप धर्मशाला कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ पर रुकने की स्टे फैसिलिटीज़ कैसी हैं और कहाँ पर आपको कम बजट के साथ होटल मिल सकता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, फूड फैसिलिटी कहाँ पर आपको अच्छी मिल सकती है। ये सारी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं धर्मशाला। धर्मशाला मैक्लोडगंज में हमारी ये ट्रिप 3 दिन और 2 रातों की होने वाली है और इस ट्रिप के दौरान हम जो प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे वो कुछ इस तरह से होंगी। सबसे पहले तो हम एक्सप्लोर करेंगे भागसुनाग वाटरफॉल, जो कि धर्मशाला की एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है। इसके बाद हम चलेंगे धर्मशाला के टी गार्डन्स में, यानी कि चाय के बागानों में, जो कि बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर बने हुए हैं। और फिर हम चलेंगे नड्डी, जहां से बादल और बर्फ के पहाड़ों का बेहद खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। इसके बाद हम चलेंगे बलगांव, जो कि एक बहुत ही यूनिक लोकेशन है। बहुत सारे टूरिस्ट को इस लोकेशन के बारे में पता नहीं होता, लेकिन ये है एक हिडन ब्यूटी धर्मशाला की। इसके बाद हम चलेंगे मैक्लोडगंज के मेन एरिया में, जहां पर आकर ऐसा लगता है कि हम विदेश में आ चुके हैं। इसके बाद हम चलेंगे दलाई लामा मोनेस्ट्री में, जहां पर एक डिफरेंट कल्चर हमें नजर आता है। मोनेस्ट्री के बाद हम देखेंगे कांगड़ा फोर्ट, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा किला है। लेकिन बस इतना ही नहीं, धर्मशाला में और भी कई सारी प्लेसेस हैं जो कि हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्थान के साथ, जो कि है भागसुनाग वाटरफॉल, जिसका डिस्टेंस है धर्मशाला बस स्टैंड से लगभग 6.3 किलोमीटर्स का, यानी कि 6-6.5 किलोमीटर के आसपास ये धर्मशाला बस स्टैंड से पड़ता है। लेकिन यहाँ एक पार्किंग एरिया बना हुआ है और पार्किंग एरिया से जो वाटरफॉल का डिस्टेंस है वो लगभग 1 किलोमीटर का है, जो कि हमें ट्रैकिंग करते हुए पार करना होता है। भागसुनाग वाटरफॉल तक जाते वक्त आपको रास्ते में कुछ इस तरह के स्टेप्स नज़र आएंगे। ये कोई कच्चा रास्ता नहीं है। अगर आप आना चाहें बारिश के टाइम पर भी तो यहाँ आ सकते हैं। वाटरफॉल तक जाते हुए आपको बीच में खाने पीने की दुकानें भी नज़र आएंगी। अगर आप कुछ रिफ्रेशमेंट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो अब हम वाटरफॉल के काफ़ी करीब आ चुके हैं। यहाँ से जो वाटरफॉल का लेंथ दिख रही है वो काफ़ी ज़्यादा है। नीचे से आप देखेंगे पानी बहता 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 वहाँ से आ रहा है वो पानी, वहाँ बिल्कुल टॉप से। तो अब हम पहुंच चुके हैं भागसुनाग वाटरफॉल और वाकई में यहाँ का जो नज़ारा है देखने लायक है। वाटरफॉल काफ़ी ज़्यादा हाइट से गिर रहा है। काफ़ी सारे सैलानी, काफ़ी सारे पर्यटक यहाँ पर जमा हो चुके हैं। सभी एंजॉय कर रहे हैं। अभी थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, काफ़ी सारे क्लाउड्स भी हैं आसपास और यहाँ का जो मज़ा है वाकई में एक लाइव मेमोरी आपकी होने वाली है अगर आप यहाँ आते हैं। और यहाँ एक अच्छा पिक्चर पॉइंट भी बनता है। अगर आप कुछ फ़ोटोज़ बनाते हैं, रील्स बनाते हैं तो बहुत अच्छी प्लेस है। वाटरफॉल के पास कुछ शॉप्स भी हैं। अगर आप कुछ खाना पीना चाहें, रिफ़्रेशमेंट करना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। और जो वाटरफॉल की जो हाइट है वो बहुत ही ज़्यादा है। मैं आपको थोड़ा सा ऊपर से दिखाना चाहूँगा। वाटरफॉल की जो धारा है काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है। और बारिश के मौसम में जब आप यहाँ आते हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वाटरफॉल काफ़ी अच्छा हो जाता है। और जैसे कि लोगों को आप देख सकते हैं फ़ोटोज़ लेते हुए, पिक्चर्स लेते हुए, तो काफ़ी अच्छा लगता है इस स्पॉट पर आकर। और धर्मशाला अगर आप आते हैं तो इस स्पॉट पर ज़रूर आइए। तो अब अपनी ट्रिप में आगे बढ़ते हुए अब हम चलने वाले हैं चाय के बागानों की ओर, यानी कि धर्मशाला टी गार्डन्स की ओर। लेकिन इससे पहले मैं आपको दर्शन कराना चाहूँगा भागसुनाग टेम्पल के, जो कि भागसुनाग वाटरफॉल जाने के मार्ग में ही पड़ता है। जब हम ट्रैकिंग शुरू करते हैं अपनी 1 किलोमीटर का जो हमारा ट्रैक होता है, तो उससे पहले ही भागसुनाग टेम्पल पड़ता है, जहाँ पर भी अगर आप चाहें तो दर्शन कर सकते हैं। भागसुनाग मंदिर के बाहर आपको कुछ इस तरह के नेचुरल वाटर सोर्सेज भी नज़र आएंगे। कुछ कुंड बनाए हुए हैं यहाँ पर। एक कुंड तो ये, और इसी से जुड़ा हुआ है एक और दूसरा कुंड है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक तरह का स्विमिंग पूल है जहाँ पर लोग नहा सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं।
तो अब हम पहुंच चुके हैं धर्मशाला के टी गार्डन्स में, जिसका डिस्टेंस धर्मशाला बस स्टैंड से लगभग 1 किलोमीटर का है। और ये वो टी गार्डन है, जैसे कि हम जो चाय पीते हैं हमको ब्लैक कलर का जो पाउडर नज़र आता है, जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स नज़र आते हैं, वो चाय कुछ इस तरह से उगाई जाती है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, पूरा का पूरा जो बागान है ये टी है। चाय जो हम पीते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो कुछ इस तरह की हरी हरी नज़र आती है जब ये पत्तियाँ होती हैं। इसको सुखा करके चाय की पत्ती बनाई जाती है और इसका जो ये खेती हो रही है काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे हो रही है, क्योंकि अभी हम लगभग 4-4.5 हज़ार फीट की ऊंचाई पर हैं और वहाँ जाकर इस तरह की खेती हो रही है। और हम यहाँ पर काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े ये जो मैदान हैं टी के बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और अगर आप फैमिली के साथ आते हैं, फ्रेंड्स के साथ आते हैं, या हनीमून कपल भी अगर आप हैं, तो ये एक बहुत अच्छी जगह हो जाती है टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि यहाँ की नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी है। और साथ ही अगर आप यहाँ पर पिक्चर्स भी क्लिक करते हैं तो एक बहुत अच्छी मेमोरी आप अपने साथ ले जा सकते हैं। टी गार्डन में कुछ इस तरह के रास्ते होते हैं, यानी कि आप देख रहे होंगे इस तरह से बीच बीच में गैप्स नज़र आ रहे हैं, उसमें इस तरह से रास्ते होते हैं ताकि आप अंदर चल सकें। यहाँ चलते चलते आप पूरे गार्डन में नीचे तक भी घूम सकते हैं अगर चाहें। और इन गार्डन के बीच में अगर आप जाते हैं, इन रास्तों के बीच में, तो जो पिक्चर्स आते हैं वो बहुत ही खूबसूरत आते हैं। तो ये एक अच्छा एडवाइस है मेरी तरफ से कि आप बीच में आकर फ़ोटोज़ लेंगे तो बहुत अच्छे पिक्चर्स आएंगे। और पीछे भी आप देखेंगे तो इसी तरह के सीढ़ीदार खेत टाइप के बने हुए हैं, क्योंकि इनकी जो श्रृंखलाएं लगाई गई हैं चाय के पौधों की, वो एक तरह से स्टेप बाय स्टेप मैनर में लगाई गई है। टी गार्डन की जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ पर एक फैक्ट्री आउटलेट भी है। अगर आप यहाँ से फ्रेश टी खरीदना चाहते हैं, चाय खरीदना चाहते हैं, या फिर उसे ट्राई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ट्राई भी कर सकते हैं और आप परचेज़ भी कर सकते हैं। और साथ ही एक कैफ़े भी खुला हुआ है, अगर आप कुछ खाना पीना भी चाहें टी गार्डन के साथ तो यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल हैं। टी गार्डन के बाहर कुछ इस तरह का एक पॉइंट भी है जहाँ लिखा हुआ है आई लव हिमालयन ब्रू, वहाँ पर भी आप पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हैं। टी गार्डन्स को देखने के लिए काफ़ी सारे पर्यटक आते हैं, जैसे कि आप देख पाएंगे टी गार्डन के बाहर ये पार्किंग है। वैसे तो कोई स्पेसिफिक पार्किंग एरिया नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ नज़र आ रही है। तो अब हम मैक्लोडगंज से भी ऊपर एक गांव में हैं जिसका नाम है नड्डी। ये एक धर्मशाला का ही पार्ट है, लेकिन ये हाईएस्ट पॉइंट पर है। और यहाँ से जो नज़ारे दिखते हैं यही वो नज़ारे हैं जो लोग दूर दूर से देखने आया करते हैं, जिसमें आपको पीछे पहाड़, झरने, बादल, और इससे बादलों के पीछे हैं बर्फीले पहाड़ जो कि अभी बादलों के पीछे ढक चुके हैं। ये सभी इतने ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे हैं कि दूर दूर से पर्यटक इन नज़ारों को देखने के लिए यहाँ आते हैं। ये जो वादियाँ हैं वाकई में मैजिकल हैं। अगर आप टेंशन में हैं, तनाव में हैं, या फिर अपने डेली रूटीन से बोर हो चुके हैं, तो ये जो वादियाँ हैं आपकी बहुत मदद कर सकती हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ आकर थोड़ी देर भी बैठते हैं तो आपको बिल्कुल असीम शांति का अनुभव यहाँ होगा। आप पूरी तरह स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके जो बादल हैं वो हमारे करीब आते जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले मौसम बिल्कुल क्लियर था, लेकिन इन पहाड़ी इलाकों की ख़ास बात कि मौसम हर कुछ मिनट के अंदर बदल जाता है। हर 5 मिनट में आपको मौसम बदला हुआ नज़र आएगा। और मौसम की खूबसूरती इतनी अच्छी होती है कि ये बादल, अभी जितना भी आपको ये नज़ारा दिख रहा है, अगर बादल ने यहाँ पर आना शुरू किया तो यहाँ सिर्फ वाइट कलर की चादर नज़र आएगी और ये जितनी भी ग्रीनरी है वो सब बादलों के पीछे छिप जाएगी। अभी वैसे जो महीना है वो मई का महीना है। अगर राजस्थान के हिसाब से देखा जाए तो ये महीना बहुत ज़्यादा गर्म होता है, वहाँ पर लू चलती है, यानी कि गर्म हवाएं चलती हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हमने जैकेट पहने हुए हैं, इतनी ज़्यादा ठंड है। तो अब हम एक ऐसे स्थान पर आ चुके हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है और इसका नाम है रिवर साइड कैफ़े। और ये स्थान स्थित है मैक्लोडगंज से थोड़ा और ऊपर हम आते हैं तो एक नड्डी विलेज के आगे एक और आता है बल्ला विलेज।
वहाँ पर हम आए हैं और ये इस तरह से आप देख पाएंगे पानी फ्लो होता हुआ आ रहा है और पानी के बीच में इस तरह से चेयर्स लगाई गई हैं। यहाँ पास में भी देख सकते हैं, मतलब आप पानी में पैर डालकर इन चेयर्स के साथ बैठ सकते हैं, चाय कॉफ़ी मैगी या फिर मोमोज़ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ शॉप्स वगैरह भी हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख पाएंगे कुछ इस तरह से वेंडर्स वाली शॉप्स हैं जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ दूसरी साइड भी देखेंगे तो यहाँ पर एक और शॉप है और ये जो पानी है पूरा लगातार बहता हुआ जा रहा है, काफ़ी अच्छा फ़्लो है। जब मॉनसून होता है तो इसका फ़्लो काफ़ी बढ़ जाता है, तो वो एक और अच्छा मौसम बन जाता है यहाँ पर विज़िट करने के लिए। लेकिन काफ़ी यूनिक जगह है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता इस जगह के बारे में, लेकिन आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। ये जो पानी अभी हम बहता हुआ देख रहे हैं ये नॉर्मल पानी नहीं है, ये है बर्फ़ का पानी जो कि ग्लेशियर के पिघलने से आ रहा है। यानी कि जो बर्फ़ के पहाड़ अभी हमने कुछ ही देर पहले देखे, जब बर्फ़ के पहाड़ों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है और जो पानी आता है बर्फ़ पिघलने के बाद वो कुछ इस तरह से बहता हुआ हमें रिवर के फॉर्म में नज़र आता है। और इसी वजह से जब हम इस पानी को हाथ लगाकर देखते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा प्रतीत होता है। बलगांव यानी कि इस रिवर साइड कैफ़े की अगर एक्चुअल लोकेशन की बात करूं तो इसका डिस्टेंस है धर्मशाला बस स्टैंड से लगभग 13 किलोमीटर का, यानी कि 13 किलोमीटर का डिस्टेंस पार करके आपको इस स्थान तक पहुंचना होता है। और इस स्थान की अगर लोकेशन की बात करें तो मैक्लोडगंज से ऊपर एक गांव है जिसका नाम है नड्डी, और नड्डी से भी अगर हम थोड़ा आगे चलते हैं तो आता है बलगांव। तो इस तरह का रूट आपको फॉलो करना होता है, लेकिन यहाँ तक आने के लिए आपको किसी भी तरह का पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं हो पाएगा। अगर होता भी है तो बहुत रेयरली होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट पर है और हाइट पर आने के लिए आपको किसी तरह की पर्सनल कैब बुक करनी होगी या फिर आप टैक्सी लेकर ही यहाँ तक आ सकेंगे, क्योंकि बाकी ट्रांसपोर्टेशन के साधन ज़्यादातर उपलब्ध नहीं हो पाते। लेकिन इस डिस्टेंस को पार करके अगर आप यहाँ पहुँचते हैं तो वाकई में वर्थ इट प्लेस है, आपको यहाँ ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए। तो अब हम पहुँच चुके हैं धर्मशाला के एक बहुत ही फेमस स्पॉट पर, जो कि है मैक्लोडगंज। अक्सर लोग सोचते हैं कि मैक्लोडगंज और धर्मशाला अलग अलग हैं, लेकिन धर्मशाला का ही एक उपनगर है मैक्लोडगंज। धर्मशाला से अगर हम थोड़ा सा हाइट पर चलते हैं तो आता है मैक्लोडगंज। धर्मशाला से लगभग 10 किलोमीटर का अगर हम बाय रोड आएँ तो 10 किलोमीटर बाद आ जाता है मैक्लोडगंज, जो कि एक उपनगर है। और मैक्लोडगंज में दो चीज़ें फेमस हैं। पहली चीज़ तो ये स्ट्रीट, ये जो चौराहा आपको नज़र आ रहा है, जिससे एक रास्ता यहाँ जाता है और दूसरा रास्ता यहाँ जाता है, इनको बोला जाता है तिब्बतियन मार्केट। यही है जो मेन चौराहा, जो ये छोटा सा चौराहा है, इसी ही बोला जाता है मैक्लोडगंज। और इस जगह की एक और चीज़ फेमस है, वो है यहाँ का व्यू। यानी कि जो आपको यहाँ से पहाड़ों का व्यू नज़र आएगा, जो बर्फ़ वाला व्यू नज़र आएगा, जो ग्रीनरी और ग्रीन वाले पहाड़ और बर्फ़ वाले पहाड़ का जो एक साथ व्यू नज़र आता है, वो ही बनाता है मैक्लोडगंज को इतना ज़्यादा फेमस। और ये जो स्ट्रीट्स हैं, ये तिब्बतियन मार्केट हैं, इसमें काफ़ी सारी दुकानें हैं, काफ़ी सारे शॉप्स हैं। जैसे कि यहाँ के मोमोज़ फेमस हैं। यहाँ पे अगर आप तिब्बतियन कल्चर से रिलेटेड कुछ चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं तो वो ख़रीद सकते हैं। और जो मैक्लोडगंज नाम रखा गया है वो सर डोनाल्ड मैक्लोड के नाम पे रखा गया है, जो कि 19वीं सेंचुरी में पंजाब के गवर्नर थे। और जो गंज वर्ड है इसमें, मैक्लोड और गंज, ये दो शब्द हैं। मैक्लोड तो सर डोनाल्ड मैक्लोड के नाम से आया, और जो गंज है वो एक पर्शियन वर्ड है जिसका अर्थ होता है नेबरहुड, यानी कि पड़ोसी। तो ये दोनों शब्द को मिलाकर बना दिया गया है मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज स्ट्रीट पर सबसे पहली जो शॉप आपको नज़र आती है वो ये है पेस्ट्री शॉप है, जिसमें डोनट्स, पेस्ट्रीज, केक वगैरह मिलते हैं। और धीरे धीरे यहाँ पर आप देखेंगे और भी इसी तरह की दुकानें हैं पेस्ट्रीज वगैरह की। मैक्लोडगंज मार्केट में ही एक बुद्धिज्म टेम्पल है, जो कि अभी हमारे पीछे ही आपको नज़र आ रहा होगा। और बुद्धिज्म मोनेस्ट्री की जो बेल्स हैं वो भी यहाँ पर लगी हुई हैं, जिन्हें आप टर्न करते हुए इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। ये काफ़ी सारी बेल्स हैं, बिल्कुल स्ट्रीट के पास में ही हैं। ऊपर तक देखेंगे तो काफ़ी बड़ा सा ये टेम्पल है, जो बुद्धिज्म टेम्पल काफ़ी ऊपर तक आपको नज़र आएगा। और ये जो जगह हम मैक्लोडगंज हैं, ये बहुत ज़्यादा हाइट पर है। इसकी हाइट जो अगर मैं बात करूं तो इसकी हाइट है 6830
6,831 मतलब 6,831 फीट्स की हाइट पर ये जगह है। अभी आपको देखने में तो बिल्कुल फ्लैट लग रही होगी या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लग रहा होगा, लेकिन जो ये जगह है बहुत ज़्यादा हाइट पर है। 6,831 फीट की ऊंचाई पर मैक्लोडगंज है। इसी वजह से इतने खूबसूरत व्यू जो नज़र आते हैं वो मैक्लोडगंज से दिखाई देते हैं। अभी हम एक शॉप के आगे खड़े हुए हैं जहाँ पर लिखा है मेन मार्केट मैक्लोडगंज धर्मशाला, और ये एक तिब्बतियन शॉप है, जैसे कि तिब्बतियन लैंग्वेज में भी आपको दिख रहा होगा। और ये जो शॉप पे आप चीज़ें देख सकते हैं ये सारी तिब्बतन कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं जो अगर आप चाहें तो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो अभी हम हैं मैक्लोडगंज में, जो कि धर्मशाला से थोड़ी हाइट पर बसा हुआ है, और यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा नाइट व्यू धर्मशाला का। नीचे आप देख सकते हैं कई सारी लाइट्स जली हुई हैं एक साथ। ये पूरा का पूरा धर्मशाला शहर है जो कि अभी हम हाइट से देख पा रहे हैं। ये बहुत ऊंचाई पर है और जो नीचे वाला हिस्सा है वो है धर्मशाला का। ये नज़ारा कुछ ऐसा है जैसे कि हम आसमान में तारे देखते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो हमारे सामने हैं वो है धर्मशाला। अगला स्थान जो हम धर्मशाला में एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है कांगड़ा का किला, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है। और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा किला है कांगड़ा फोर्ट, जो कि धर्मशाला से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप धर्मशाला बस स्टैंड से आते हैं तो 21 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। हम आपको अंदर से दिखाने वाले हैं इस फोर्ट को। वैसे ये फोर्ट काफ़ी बड़ा है, आप साइड से भी देख पाएंगे कि ये इसकी जो बाउंड्री है, इसकी जो बॉर्डर है, काफ़ी दूर तक नज़र आ रही है। तो अब यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं किले के अंदर प्रवेश करने के लिए। और किले के अंदर जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाना चाहूँगा कि ये जो किले की दीवार है इसके बाहर एक खाई नुमा आकृति बनी हुई है, क्योंकि ये किले को प्रोटेक्ट कर रही है एक तरह से कि इतनी ज़्यादा खाई पे कोई भी दुश्मन ऊपर की तरफ नहीं चढ़ सकता। इस वजह से फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़ इस दीवार के साथ में खाई बनाई गई है। और जो पहला द्वार है वो है रणजीत सिंह द्वार, और अब यहाँ से हम किले के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और अब इस रास्ते से होकर हम आगे बढ़ते जाएंगे कांगड़ा फोर्ट में। और ये जो रास्ता है बड़ा ही खूबसूरत है, ऐसा रास्ता जैसे कि बिल्कुल नेचुरल वादियों से भरा हुआ है। आगे बढ़ते बढ़ते हम आ चुके हैं कांगड़ा फोर्ट के आहानी गेट पर। ये दूसरा द्वार है जो कि मुख्य द्वार के हैं कैटेगरी में हम कह सकते हैं। और आगे जब चलते जा रहे हैं तो आगे सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ नज़र आ रही है। ये फोर्ट काफ़ी अच्छा है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, और इसका जो इतिहास है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो हम आपको अब बताने वाले हैं। कांगड़ा का किला कटोच राजपूत डायनेस्टी द्वारा बनवाया गया था, यानी कि यह राजपूत शासकों का दुर्ग हुआ करता था। लेकिन 1556 में राजा धर्मचंद्र ने मुगल शासक अकबर को यह किला सौंप दिया और किले के दावों को त्याग दिया। और इसके बाद 1620 में सम्राट जहांगीर ने राजा हरिचंद्र को मार डाला और कांगड़ा साम्राज्य को मुगल साम्राज्य के अंदर मिला लिया। और इसके बाद 1783 तक यह किला मुगलों के अधीन रहा। लेकिन जैसे ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ, राजा धर्मचंद्र के वंशज राजा संसार चंद्र बहादुर द्वितीय ने सिख नेता के समर्थन से कांगड़ा के विजय की श्रृंखला शुरू की। और फिर 1783 में मुगल गवर्नर सैफ अली खान की मृत्यु के बाद इस किले को उनके बेटे ने सिख नेता को सौंप दिया एक सुरक्षित मार्ग के बदले में। छठे गेट से प्रवेश करते ही हम पहुंच चुके हैं मंदिर प्रांगण में। पीछे कुछ मंदिर हुआ करते थे पहले, यहाँ लिखा भी हुआ है लक्ष्मी नारायण मंदिर, और यहाँ आगे भी कुछ मंदिर का नाम लिखा हुआ है, अंबिका देवी टेम्पल लिखा हुआ है। और मंदिर के चारों तरफ आप देखेंगे तो इस तरह से काफ़ी सारे रूम्स बनाए हुए हैं, और ये रूम्स पुराने टाइम पर या तो सैनिकों के रहने के काम आया करते थे या जो पुजारी लोग हुआ करते थे उनके रहने के काम आया करते थे। मंदिर वाले कंपार्टमेंट से जैसे ही हम ऊपर आते हैं एक घास वाला मैदान मिलता है जो कि काफ़ी फ्लैट है, और यहाँ से जब आप नीचे देखेंगे तो बहुत खूबसूरत सा नज़ारा नज़र आएगा। दूर आपको रोड नज़र आएंगे, और रोड जो चलते हुए हैं दूर आपको बिल्कुल ग्रासलैंड नज़र आएगा। बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है।
इस पॉइंट पर अगर आप सेल्फीज़ लेना चाहते हैं, फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है, लेकिन थोड़ा सा सेफ रह कर करिए क्योंकि नीचे खाई है। ये दूर तक जो हमको घाटी नज़र आ रही है ये है कांगड़ा घाटी और इसका व्यू वाकई में बहुत खूबसूरत है। अब हम पहुंच रहे हैं कांगड़ा घाटी के सबसे खूबसूरत व्यू पॉइंट पर, क्योंकि ये एक स्पेशल एरिया बनाया गया है सिर्फ व्यू के लिए। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 चेयर्स लगाई गई हैं। अगर आप यहाँ पर फैमिली के साथ आते हैं, फ्रेंड्स के साथ आते हैं तो यहाँ पर बैठकर इस व्यू का आनंद ले सकते हैं और अगर चाहें तो कुछ पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। कांगड़ा फोर्ट से कुछ इस तरह से बर्फ़ वाले पहाड़ भी नज़र आते हैं, पर अक्सर ये बर्फ़ के पहाड़ बादलों के पीछे छिप जाते हैं, इस वजह से कई बार नज़र नहीं आ पाते। लेकिन कुछ इस तरह का नज़ारा है जो आप कांगड़ा फोर्ट से देख सकते हैं। कांगड़ा फोर्ट सुबह से शाम तक ओपन रहता है और इसका एंट्री शुल्क है 25 रुपीज़ पर पर्सन का, यानी कि 25 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से इसका कॉस्ट लगता है। और कांगड़ा फोर्ट को घूमने में आपको लगभग 1 से 2 घंटे का समय लगेगा। तो अभी आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि धर्मशाला में और भी कई सारे स्थान हैं जो कि अभी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। लेकिन कांगड़ा फोर्ट के बाद अभी हम सबसे पहले चल रहे हैं एक जैन मंदिर में, जो कि ऐतिहासिक रूप से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और ये मंदिर जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी पर समर्पित है। तो अब हम पहुंच चुके हैं एक बहुत ही फेमस स्थान पे, जो कि है कांगड़ा देवी मंदिर। ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश के, और इसका डिस्टेंस धर्मशाला से लगभग 20 किलोमीटर का है। और ये मंदिर इसलिए फेमस है क्योंकि ये 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। जो हमारे 51 शक्तिपीठ होते हैं माता सती के, वो उनमें से एक शक्तिपीठ है ये मंदिर, जो कि है कांगड़ा देवी मंदिर। और इस मंदिर को जो बनवाया था वो पांडवों ने बनवाया था महाभारत काल में, लेकिन 1905 के अंदर यानी कि 1905 में यहाँ एक भूकंप आया और भूकंप में ये मंदिर नष्ट हो गया। बाद में सरकार ने इसको मंदिर को पुनः निर्माण करवाया है। कांगड़ा देवी मंदिर के पीछे इतिहास क्या है, मंदिर के पीछे कहानी क्या है, थोड़ा सा जानते हैं सर से। नैन तेरे माँ नैना देवी, चरण तेरे चिंतापूर्णी, धड़ तेरा माँ जिले कांगड़े, ज्योतां जगदियाँ ज्वालामुखी। पुरानी कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जब माता सती के पिता ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा था, तो उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया था कि सब लोग आओ। तो वहाँ पे पहुँचे सभी देवी देवताएं। तो माता सती जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि शंकर भगवान का कोई भी स्थान नहीं था, तो वो क्रोधित हुए बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने फिर जो वो यज्ञ रखा था उसी हवन कुंड में, मतलब निराश होकर उन्होंने अपनी आहुति दे दी थी। तो उसके बाद फिर जब ये पता शंकर भगवान को चला तो वहाँ वो पहुँचे, तो फिर वहाँ से उठा के जब वो कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे तो कुछ अंग उनके, जैसे यहाँ पे चिंतपूर्णी में चरण गिरे थे, नैना देवी में नैन गिरे थे और कांगड़ा में माता का धड़ गिरा था। तो यहाँ फिर उनका आगे से वो माता ही प्रकट हुई। ऐसे शक्तिपीठ, हाँ, उतने शक्तिपीठ, उतनी देवियाँ प्रकट होती हैं। माता के दरबार में काफ़ी सारे श्रद्धालु आते हैं। आप मेरे पीछे देख पाएंगे कई सारी रेलिंग लगी हुई है एक साथ, यानी कि इतना ज़्यादा लोग आते हैं श्रद्धालु कि उनको मैनेज करने के लिए इस तरह से रेलिंग बनाई गई है। और काफ़ी सारे श्रद्धालुओं का जमावड़ा हमेशा माता के दरबार में लगा रहता है। मंदिर के बाहर कई सारी प्रसाद की और कई सारी पूजा सामग्री की दुकानें आपको नज़र आएंगी। और साथ ही आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से कई सारे मूर्तियाँ वगैरह भी हैं, मालाएं हैं, तो अगर आप चाहें तो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं धर्मशाला की दलाई लामा मोनेस्ट्री के अंदर, जो कि आप अभी हमारे साथ देख पा रहे हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह की बेल्स लगी हैं जिन्हें बोला जाता है बुद्धिज्म मोनेस्ट्री की बेल्स, जो कि पूजा अर्चना करने के लिए उपयोग में ली जाती हैं। मोनेस्ट्री के अंदर भगवान बुद्ध की काफ़ी बड़ी प्रतिमा है, जहाँ पर हम दर्शन कर सकते हैं।
अब हम मोनेस्ट्री के एक ऐसे भाग में आ चुके हैं जहाँ पर कई सारी ज्योतियाँ जली हुई हैं, कई सारे लैंप्स को लाइट किया गया है। अब हम मोनेस्ट्री के एक ऐसे भाग में पहुंच चुके हैं जहां पर कई सारे बौद्ध भिक्षुक अभी पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूजा अर्चना किस तरह से की जाती है थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं। ये स्थान दलाई लामा का निवास स्थान है, इस वजह से धर्मशाला फेमस है क्योंकि 1959 के टाइम पर दलाई लामा तिब्बत से यहाँ पर आए थे, यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। धर्मशाला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है और ये दो शब्दों का मेल है, धर्म और शाला, यानी कि धर्म के शाला। ये वो स्थान है जिसका हिंदी अर्थ अगर हम बोलें तो इसका मतलब होगा तीर्थ यात्रियों के रहने की जगह। धर्मशाला मोनेस्ट्री के अंदर कुछ इस तरह की बेल्स भी हैं जिन्हें भी आप रिंग कर सकते हैं। ये बड़ी साइज़ वाली हैं, पहले जो हमने देखी थी वो छोटी वाली बेल्स थी। तो अब हम पहुंच चुके हैं धर्मशाला के एक बहुत ही फेमस स्पॉट पर, जो कि है HPCA का स्टेडियम, यानी कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का स्टेडियम है, जो कि बहुत ज़्यादा हाइट पर बना हुआ है। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम है, लेकिन अगर हाईएस्ट पीक पॉइंट की बात करें क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर तो वो है चैल का स्टेडियम। अगर इंटरनेशनल की बात करते हैं तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट है, और अगर हाईएस्ट पीक पे बात करें तो चैल का स्टेडियम जो कि शिमला के पास है वो सबसे हाईएस्ट पर क्रिकेट ग्राउंड है, लेकिन वो इंटरनेशनल स्टेडियम में काउंट नहीं होता। ये स्टेडियम काफ़ी फेमस है, कई सारे IPL मैचेस और जो क्रिकेट के मैचेस होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। HPCA का जो स्टेडियम है वो काफ़ी बड़ा है, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। हम अंदर तो नहीं जा सकते बिकॉज अभी IPL की प्रिपरेशन के लिए इसे बंद कर दिया गया है नॉर्मल टूरिस्ट के लिए, लेकिन कभी अगर आपको यहाँ आना होता है और अगर आपको अंदर से स्टेडियम देखना है तो 30 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज लगता है। स्टेडियम की खास बात यह है कि स्टेडियम के चारों तरफ आपको बर्फीले पहाड़ नजर आएंगे, इस तरह से जो बर्फ वाले स्नो माउंटेन्स होते हैं वो नजर आएंगे, इससे आपको इसकी ऊंचाई का अनुमान लग जाएगा। HPCA स्टेडियम के अंदर अगर आप मैच देखना चाहते हैं तो यहाँ पर रेट लिस्ट लगी हुई है आपके सिटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से। मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर रेट्स हैं, हम थोड़ा सा पास से इसको देखने की कोशिश करते हैं। स्टेडियम्स की जो रेट है इस बोर्ड पर लगी हुई है, जिसमें कि अलग अलग सिटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से रेट्स का यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर आप कभी मैच देखना चाहें तो इन रेट्स के अनुसार अपनी बुकिंग कर सकते हैं और मैच देख सकते हैं। स्टेडियम के सामने एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी बना हुआ है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के खेल आयोजित किए जाते हैं। स्पोर्ट्स के लिए एक ग्राउंड भी बनाया गया है जो कि जस्ट क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल सामने ही है। अब हम पहुँच चुके हैं धर्मशाला के वॉर मेमोरियल में। यहाँ पर देखने के लिए दो स्थान हैं, एक तो वॉर मेमोरियल वाला जो गार्डन एरिया जो आप देख सकते हैं, और एक वॉर म्यूज़ियम है जो कि इधर से रास्ता जाता है, और मैं आपको अंदर से भी दिखाने वाला हूँ। लेकिन इसका जो चार्जेस हैं वो ये है कि अगर 18 साल तक की उम्र है आपकी तो 10 रुपये चार्ज है म्यूज़ियम का, और अगर 18 साल से ऊपर का है आपकी एज तो 20 रुपीज़ चार्ज। और इस गार्डन का यानी कि वॉर मेमोरियल का जो चार्ज है वो एक्स्ट्रा लगता है, वो है 20 रुपीज़ पर पर्सन का। और जो वॉर म्यूज़ियम है उसके खुलने और बंद होने का टाइमिंग है सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक का, और इसका जो टाइमिंग है थोड़ा सा ज़्यादा है, 7-8 बजे तक खुलता है ये। और अगर आप पार्किंग यहाँ करना चाहते हैं, क्योंकि पार्किंग करनी पड़ती है अगर आप यहाँ आते हैं, और कुछ अगर व्हीकल लेके आ रहे हैं तो 2 व्हीलर का जो चार्ज लगता है वो लगता है 20 रुपीज़, और 4 व्हीलर का चार्ज लगता है 30 रुपीज़। और ये जो चार्जेस हैं ये टाइमिंग के हिसाब से लगते हैं, तो ऊपर नीचे अगर आपका टाइमिंग होता है तो थोड़े चार्जेस एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। ये जो स्टेट वॉर म्यूज़ियम बनाया गया है ये उन सैनिकों की याद में बनाया गया है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी और शहीद हो गए। यहाँ पर सभी वीर योद्धाओं के स्टैचूज़ और उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये सभी उन वीर सैनिकों के पिक्चर्स हैं जो कि परमवीर चक्र से सम्मानित हुए हैं। म्यूज़ियम के अंदर डिफरेंट चक्र्स को दर्शाया गया है जो कि एक तरह से सम्मान के रूप में दिए जाते हैं। सभी चक्रों को एक तरह से मॉडल के रूप में संग्रहालय में दिखाया गया है।
ये वॉर म्यूज़ियम धर्मशाला का एक मॉडल बनाया गया है, जिसे भी हम यहाँ देख सकते हैं। ये कारगिल युद्ध के बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, और जैसे कि अभी एक मूवी बनी थी शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा के ऊपर, तो उनकी डिस्क्रिप्शन, कारगिल युद्ध की डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। वॉर मेमोरियल के अंदर काफ़ी खूबसूरत सा गार्डन बना हुआ है, जिसमें कई सारे फूल आपको एक साथ नज़र आएंगे। अब हम पहुंच चुके हैं धर्मशाला के एक बहुत ही फेमस स्पॉट पर, जो कि एक चर्च है। इस चर्च का नाम है सेंट जॉन्स चर्च ऑफ वाइल्डरनेस, जो कि अभी आपको हमारे पीछे ही नज़र आ रहा होगा। ये एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर आप आ सकते हैं धर्मशाला के दौरान, बिकॉज ये जो चर्च बनाया गया था ये 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। 1852 को इसका बिल्डअप हुआ था। यहाँ पर एक पीछे की तरफ एक स्मारक बनाया गया है जेम्स ब्रूस की याद में, और ये कुछ इस तरह का नज़र आता है। चर्च के चारों तरफ काफ़ी खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी है, जिसका भी आप यहाँ आनंद ले सकते हैं। बहुत ही बड़े बड़े जो देवदार के वृक्ष हैं आपको चर्च के साथ साथ नज़र आएंगे, और नीचे की साइड एक वैली टाइप का नज़र आएगा, और अगर आप चाहें तो फ़ोटो शूट करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। चर्च जाते वक्त रास्ते में एक बीच में आता है इको पार्क, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा पार्क है। इस तरह से आप डिज़ाइंस भी देख सकते हैं इसके मेन गेट पे। कुछ एडवेंचर टास्क भी आप अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे अभी तो ये फ़िलहाल बंद है, लेकिन पार्क काफ़ी अच्छा है, खूबसूरत सा है, जो भी आप धर्मशाला के अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं। नड्डी से कुछ ही दूर एक लेक है जिसका नाम है डल लेक। अगर इसके एक्चुअल डिस्टेंस की बात करें तो धर्मशाला बस स्टैंड से इसका डिस्टेंस है लगभग 9 किलोमीटर का, लेकिन अगर आप नड्डी आते हैं तो नड्डी के पास ही लेक पड़ता है, और कपल्स के लिए अच्छी जगह है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी आ सकते हैं। जैसे कि हमने पहले जाना कि धर्मशाला और मैक्लोडगंज अलग अलग नहीं हैं, धर्मशाला का ही एक उपनगर है मैक्लोडगंज, लेकिन इन दोनों स्थानों के बीच में लगभग 10 किलोमीटर का डिफरेंस है अगर हम बाय रोड यहाँ तक पहुँचते हैं। और ये बाय रोड रास्ता तो एक है ही सही ऑप्शन, लेकिन इसके अलावा एक और ऑप्शन है जिससे आप धर्मशाला से मैक्लोडगंज पहुँच सकते हैं, जो कि है रोपवे का, जैसे लोकल लैंग्वेज में उड़न खटोला भी कहा जाता है। इस रोपवे का चार्ज लगता है लगभग 350 से 400 रुपये पर व्यक्ति का, अगर आप वन साइड ट्रैवल करना चाहते हैं। मान लीजिए आपको धर्मशाला से मैक्लोडगंज जाना है या मैक्लोडगंज से धर्मशाला आना है, तो आपको चार्ज देना होगा लगभग 400 रुपीज़। लेकिन अगर आप डबल साइड का रोपवे करते हैं कि आना जाना दोनों अगर उसमें करना चाहते हैं, तो उसका चार्ज लगता है लगभग 700 रुपीज़ पर पर्सन का। तो ये भी एक ऑप्शन है जिससे आप धर्मशाला से मैक्लोडगंज पहुँच सकते हैं। और अब जिस होटल में हम रुके हुए हैं उसका रूम टूर मैं आपको देना चाहूँगा। ये होटल तो काफ़ी अच्छा और लग्जरियस है ही सही, पर इस होटल रूम की बालकनी से जो नज़ारा नज़र आता है वो वाकई में बहुत खूबसूरत है। मैं आपको थोड़ा सा लाइव दिखाना चाहूँगा। ये बालकनी है हमारे होटल रूम की, और यहाँ से आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत सा मेस्मराइजिंग व्यू नज़र आता है। ऊपर की साइड आप देखेंगे तो आपको बर्फ़ वाले पहाड़ नज़र आएंगे, और साथ में ही बादल नज़र आएंगे। नीचे पूरा ग्रीन आपको वैली नज़र आएगी। बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है जो कि हमारी होटल की बालकनी से नज़र आता है। आप यहाँ पर से देख सकते हैं जो बादल हैं वो काफ़ी नीचे रह गए हैं। जो वैली नज़र आ रही है, वैली के साथ साथ कई सारे बादल हैं, और ऊपर भी बादल हैं। अभी हम जो खड़े हैं ये बादलों की हाइट से भी ऊपर है। मैक्लोडगंज मार्केट में कुछ लोकल ऑटो रिक्शाज चलते हैं जिनसे हम सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस ही पार कर पाते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका होने की वजह से ऑटो रिक्शा हर जगह नहीं जा पाते। तो चलिए अब जानते हैं धर्मशाला में स्टे फैसिलिटीज़ क्या हैं, फूड फैसिलिटीज़ क्या हैं, और आप धर्मशाला और मैक्लोडगंज कैसे घूम सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि धर्मशाला में जो होटल फैसिलिटीज़ है उसकी क्या रेट्स हैं। सर लगभग यहाँ कम से कम होटल्स क्या मिल जाता है, मतलब होटल कम से कम 800-1000 रुपये में आपको होटल मिल जाएगा। मतलब वो ज़्यादा हाई फाई भी नहीं होगा और ज़्यादा लो कैटेगरी, मतलब स्टैंडर्ड रूम मिलेगा। ठीक ठाक है, ठीक ठाक। बाकी तो होटल महंगे ही होंगे। बाकी तो आपको पता है 1500-2000, हाई तो 10,000-20,000 तक सारे हैं। तो चलिए अब जानते हैं ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के बारे में कि आप धर्मशाला और मैक्लोडगंज कैसे घूम सकते हैं और कैसे पहुंच सकते हैं धर्मशाला तक। सर ये बताइए सबसे पहले तो कि कैसे पहुंचा जा सकता है धर्मशाला? अगर कोई दिल्ली से आ रहा है तो वहाँ से वोल्वो सर्विस भी है, तो मतलब बस से पहुंच सकते हैं? बस से भी पहुँच सकते हैं, या फिर ट्रेन से आते हैं तो पठानकोट भी आ सकते हैं ट्रेन से, वहाँ से भी टैक्सी मिल जाती है। अब धर्मशाला पहुँचते हैं, धर्मशाला पहुँचने के बाद अगर आपको मैक्लोडगंज जाना है तो मैक्लोडगंज आपको टैक्सी हायर करनी पड़ेगी वहाँ से। और कोई साधन नहीं है दूसरा? साधन, या फिर रोपवे आता है, रोपवे पे तो वहाँ से आप रोपवे से आ सकते हैं। उसका चार्ज लगभग? उसका चार्ज वन साइड का 400-450 के बीच में है। और तो मतलब कोई ऐसा साधन नहीं, अगर कैब नहीं करा हो तो आप नहीं घूम पाओगे इस तरह? नहीं। अच्छा, मतलब बस वगैरह ऑटो वगैरह ऐसा कुछ लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं है यहाँ पे? सिर्फ टैक्सी ही करनी। टैक्सी और स्कूटी और रेंटल बाइक अगर मिलती है तो वो क्या लेना चाहिए? अगर उनको हिल में चलाना आता है तो ले भी सकते हैं, लेकिन वैसे अगर बाहर से आ रहे हैं तो हिल के रास्ते बहुत छोटे रास्ते हैं यहाँ पे, तो दिक्कत परेशानी आ सकती है। बिल्कुल घुमावदार रास्ते हैं यहाँ पे, तो घुमावदार रास्ते हम रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप सेल्फ ड्राइव पे कार या बाइक रेंट करके यहाँ पे घूमें, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाका है, तो वो रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे हम। और सर फूड फैसिलिटी के बारे में क्या है? फूड अगर आप जैसे लोकल फूड है यहाँ का तो 100-150 रुपए में थाली मिल जाती है। अच्छा, कोई ढाबा वगैरह जो नॉर्मल ढाबा रहता है तो रेस्टोरेंट में तो 150-200 के बीच में मिलेगी, लेकिन जैसे बिल्कुल यहाँ का बिल्कुल लोकल जो है वहाँ पे मतलब 130-40 रुपए में अच्छा खाना मिल जाएगा। अच्छा खाना मिल जाता है, थोड़ा गलियों में है। जी जी। और यहाँ के मोमोज फेमस है, तुपका है, चाउमीन वगैरह, ये तो चाइनीज आइटम में आती है। तो यहाँ पे जो है लोकल कल्चर है यहाँ का, जो मैक्लोडगंज का है, तो अच्छा मिलता है, अच्छा रहता है। तो अगर आप धर्मशाला घूमने का प्लान कर रहे हैं और अपनी जर्नी को एक्साइटिंग, एडवेंचरस और मेमोरेबल बनाना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला कि आप सारे अरेंजमेंट स्वयं करें और फिर धर्मशाला पहुंचें और घूमें, और दूसरा ऑप्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, जिससे कि आपको कोई भी अरेंजमेंट स्वयं नहीं करने होते, सिर्फ आप अपनी ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। और वो ऑप्शन है ट्रैवल पैकेज लेने का, कि अगर आप ट्रैवल पैकेज ले लेते हैं धर्मशाला के लिए तो सारे अरेंजमेंट ट्रैवल कंपनी, ट्रैवल एजेंसी आपके लिए करती है, ताकि आपको कोई भी स्ट्रेस ना हो किसी भी तरह का, आप अपना हॉलीडेज बड़े आराम से एंजॉय कर सकें। हमने भी ये ट्रैवल पैकेजेस का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस किया है। अपने एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ कि ट्रैवल पैकेज ज़्यादा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू कि आप स्वयं आएँ। तो अगर आप भी ट्रैवल पैकेज बुक करना चाहते हैं तो आप प्रिया ट्रैवल्स के साथ ट्रैवल पैकेज बुक कर सकते हैं। अभी हमारे साथ प्रिया ट्रैवल्स के ओनर्स हैं, मैम हैं, सर हैं, तो इनके साथ आप कॉन्टैक्ट करके ट्रैवल पैकेज को बुक कर सकते हैं धर्मशाला के लिए। और भी अलग अलग जगह के ये ट्रैवल पैकेज प्रोवाइड कराते हैं, तो आप इनसे बात कर सकते हैं। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इनको कॉन्टैक्ट करके अपने ट्रैवल पैकेजेस बुक कर सकते हैं। और एक पर्सनल एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप सिर्फ धर्मशाला के लिए पैकेज बुक कर रहे हैं तो ये आपके लिए कॉस्टली पड़ सकता है, महंगा पड़ सकता है। लेकिन अगर आप एक कॉम्बो पैकेज लेते हैं अमृतसर, डलहौजी, धर्मशाला का, तो ये पैकेज आपके लिए सस्ता पड़ सकता है एज़ कम्पेयर टू कि आप सिर्फ धर्मशाला का पैकेज लें। और ये आपका जो पैकेज होगा वो 5 नाइट 6 डेज़ का होगा, जिसमें आप अपने हॉलीडेज़ को एक्चुअल में एंजॉय भी कर पाएंगे। तो ये है धर्मशाला और धर्मशाला से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि आपके टूर को आसान बना सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें।